हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका पार्ट 2। तो हम स्टार्ट करते हैं द यूकैरियोटिक सेल। ओके, द यूकैरियोटिक्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट एंड एनिमल एंड फंगाई। सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्ट प्लांट एनिमल एंड फंगाई प्रेजेंट होते हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक्सटेंसिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज न्यूक्लियाई विद न्यूक्लियर इन्वेलप। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप की कवरिंग होती है। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की। द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। इनका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल यूकैरियोटिक्स सेल आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकैरियोटिक सेल हमने अभी तक नहीं खोजे हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट as the former possess cell wall, plastids, and large central vacuole which are absent in animal cell। प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। और इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड प्रेजेंट होती है, लार्ज सेंट्रल वॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ऑन अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रोइड्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोइड्स प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में वो एब्सेंट होता है सेंट्रोइड। ये है कुछ सेल, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। लेट अस नाउ लेट अस लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनाइज टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम इंडिविजुअल सेल्स के मतलब यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली आफ्टर द एडवांस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। जो सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी थी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा 1950s में पढ़ी गई, ज़्यादा उसके बारे में जाना गया। Meanwhile, केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर केमिकल स्टडी भी हुई थी, स्पेशली इन रेड ब्लड सेल। ह्यूमन रेड ब्लड सेल में स्पेशली इनेबल द साइंटिस्ट ड्यू टू द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ह्यूमन रेड ब्लड सेल के मतलब आरबीसी के अंदर स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दिस स्टडी शो दैट यह दिखाती है कि द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। जो लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और वो बाइलेयर अरेंज्ड रहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द हाइड्रोफोबिक टेल्स टूवर्ड्स द इनर पार्ट। और जो लिपिड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और पोलर हेड उनमें होते हैं। पोलर हेड निकले हुए रहते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपोफोबिक टेल्स, जिन्हें हम कहते हैं हाइपोफोबिक टेल्स। वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ टेल्स उनकी निकली जाती है, बाहर निकली नहीं रहती। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सिचुएटेड हाइड्रोकार्बन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर एक्वस इक्वायरमेंट। ये नॉन पोलर टेल्स इंश्योर करते हैं ये हाइड्रोकार्बन से अटैच रहते हैं और अंदर की तरफ रहते हैं ताकि वो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रहे, मतलब वो पानी से प्रोटेक्ट रहें। इन एडिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड के मिलने से मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन क्लोरेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल को कंटेन कर लेता है।
फॉस्फोलिपिड को लेने से। लेटर लेटर बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली revealed that the cell membrane also process protein and hydrocarbons। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई होती है। द रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज। जो रेशो होता है प्रोटीन और लिपिड्स का वो वेरीज होता है, मतलब कि वो अभी तक खोजा नहीं गया, वो अनुमान से ही बता सकते हैं। कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स, और उनका अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। इन ह्यूमन बींग के अंदर द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक हैज एक्सपेरिमेंटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोटिक के अंदर कम से कम 52% होता है प्रोटीन और 40% होता है लिपिड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। Depending on easy and extension, membrane protein can be classified as incidental and peripheral। जो मेम्ब्रेन होती है वो दो तरह की हमने खोजी है, जो कि है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। Peripheral protein lies on the surface of membrane, while the internal protein are partially or totally built in membrane। जो कि पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो तो वो मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और जो इंटरनल प्रोटीन है वो बिल्ड रहती है मेम्ब्रेन के बीच में। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यह इंटरनल प्रोटीन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, और यह है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट है। ये पेरिफेरल प्रोटीन। एन improved model of structure of cell membrane was proposed by सिंगर एंड निकोलसन। जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है वो इम्प्रूव्ड करके दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेबल एज फ्लूइड मोइस्ट मॉडल, जिसे हम फ्लूइड मोस्ट मॉडल से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके द्वारा द एक्वस फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of protein within the overlay bilayer। The quasi fluid nature of lipids enable lateral movement of protein within the overall bilayer। जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का वो प्रोटीन्स की मदद से ओवरऑल बाइलेयर के अंदर जाता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, और इट्स एबिलिटी को मूव करने वाली एबिलिटी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज फंक्शन लाइक। इस फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन को इम्पोर्टेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइट्स, सेल डिवीजन एटसेट्रा। जो कि क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का वो सेल ग्रोथ में मदद करता है, फॉर्मेशन में मदद करता है, इंटरनल जंक्शन के फॉर्मेशन में मदद करता है, सिक्रेशन में मदद करता है, और एंडोसाइट्स में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है एटसेट्रा। ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस करना, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर। द मेम्ब्रेन इज selectively permeable to same molecules present on the either side of it। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और वो परमेबल है इसके अंदर जाने के लिए। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव्ड ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एंटर हो जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेचुरल सॉल्यूशन में मूव अक्रॉस द
membrane with the process of simple diffusion. Also the concentration gradient, और इस सॉल्यूशन को मतलब इस मूवमेंट को करने के लिए मेम्ब्रेन से हम कहेंगे इसे सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसका कुछ ग्रेडियंट होता है, जैसे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब हायर से लोअर में जाते हैं। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी मूव करता है मेम्ब्रेन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और इस डिफ्यूजन को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं हो पाते बाई लेयर के अंदर, दे रिक्वायर्ड ए कैरिड प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दैट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरी होते हैं प्रोटीन्स जो कि फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट को अंदर जाने में, मतलब मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ए फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और इसके भी कोई ग्रेडियंट होते हैं, जैसे कि दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाते हैं मॉलिक्यूल्स। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपार्टमेंट process in which ATP is utilized as is called एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी होती है एटीपी। वो एनर्जी होती है एटीपी, और इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो उसे कहेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। और वाटर खुद एक सिंपल डिफ्यूजन करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने की एटीपी की फॉर्म में, उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और उसको शेप देने का भी काम करती है। एज यू मे रिकॉल, नॉन लिविंग रिगिड सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सेल वॉल, ये नॉन लिविंग में प्रेजेंट होती है और बहुत टाइट होती है, मतलब बहुत कैरी सेल वॉल होती है, और ये सेल को शेप देने का भी काम करती है, जिससे हम कहते हैं सेल वॉल। फ्रॉम्स एंड आउटर कवरिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फंगाई प्लांट्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है फंगाई प्लांट्स के अंदर। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेल वॉल सिर्फ शेप देने का काम नहीं करती, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करती है और केमिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाती है सेल को। सेल वॉल it also helps in cell to cell interaction and provides bilayer barrier to undescribed macromolecules, और यह मदद करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन होने में, मतलब कि सेल को सेल से जॉइंट होने में, और प्रोवाइड करती है बाइलेयर अनडिस्क्राइबेबल और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को। एल्गे हैव सेल वॉल, एल्गे के पास सेल वॉल होती है मेड ऑफ सेलुलोज, ग्लाइकोटेंस, मैनीज एंड माइनी लेयर्स। एल्गी के पास भी सेल वॉल होती है और वो बनती है सेलुलोज से, ग्लाइकोटेन से, मैनीज से और मैनरीज से। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वाइल इन अदर प्लांट्स इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हाइपोसेलुलोज, पेस्टिन्स एंड प्रोटीन। और जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनती है सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, प्रोटीन से और पेस्टिन से। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, जब प्लांट सेल यंग हो जाती है तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इस कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ में मदद करती है विच ग्रेडेंट डायमेंशन एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी सेल इज formed out the inner side of the cell, जो कि
छोटी सेल होती है, जब वो सेल छोटी होती है तो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है प्राइमरी सेल। और जब सेल मेम्ब्रेन बड़ी हो जाती है, मतलब सेल बड़ा हो जाता है प्लांट का, तो वो कहलाती है सेल वॉल, कहलाती है सेल सेकेंडरी सेल वॉल। और वो मदद करती है इनर सेल में, मतलब कि उसका साइज छोटा हो जाता है, अंदर की तरफ से छोटा हो जाता है और उसमें टूवर्ड्स मेम्ब्रेन अंदर की तरफ छोटा हो जाता है सेल के साइज, और वो सेल को ग्रोथ करने में फिर मदद नहीं करती। फिर आता है मिडिल लैमेला। द मिडिल लैमेला इज ए लेयर mainly of calcium pectitate। मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टिटेट से मिलकर बना होता है, which hold और glue the different neighboring cells together। जो सेल्स के आसपास की सेल होते हैं वो जॉइंट करने का काम करता है कैल्शियम पेक्टिटेट, और जिससे मिलकर बना हुआ होता है मिडिल लैमेला। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला कैन बी traversed by plasmadomesta, which connect the cytoplasm of neighboring cell। जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला होता है वो प्लाज्मा डोमेस्टा को प्रोवाइड करता है और साइटोप्लाज्म के द्वारा नेबरिंग सेल को अटैच करता है एक सेल से दूसरे सेल में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, while each of membrane organelle is distinct in terms of these structure in function। हर एक मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। Many of these are consist together as an endomembrane system। और इनमें से एक सिस्टम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एक फंक्शन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, बिकॉज द फंक्शन और एंड कोऑर्डिनेट, बिकॉज द फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट फंक्शन को परफॉर्म करता है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर भी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं और वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड peroxisome are not conjugate with the above complement, these are not considered as a part of endoplasmic reticulum। जो कि माइक्रोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेक्टोसाइम्स है, ये एक दूसरे से अटैच नहीं होते और ये एंडोप्लाज्मिक सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होते। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Electron microscope study of eukaryotic cells reveal the presence of a network of reticulum of tiny tubule structures situated in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum ER। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी होने के बाद यूकैरियोटिक सेल में पता चला कि एक टाइनी ट्यूबलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। Hence, are divided in integral space into two distinct compartments, that is luminal and external luminal। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ER वो डिवाइड हुआ है टू इंटीग्रल स्पेस में, जिसका नाम है लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। द ER ऑफ्टन शो राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। जो ईयर होता है वो राइबोसोम्स को अटैच करता है अपने आउटर सरफेस में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीइंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रेटिकुलम अपने ऊपर राइबोसोम्स को प्रेजेंट करेगा वो कहलाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER कहते हैं जिसे। इन द एब्सेंट ऑफ राइबोसोम्स they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum। और जिसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा वो कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER कहते हैं। RER frequently observed in the cell activities involve the protein synthesis and secretion।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब RER मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से ही अटैच होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइड ऑफ सिंथेसिस लिपिड। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंथेसिस का काम करते हैं लिपिड के सिंथेसिस का काम करते हैं। इन एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइड्स हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय इन SER। जो एनिमल सेल्स के अंदर लिपिड हॉर्मोन्स वाला लिपिड सिक्रेट होता है वो SER के द्वारा होता है एनिमल सेल के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी अपरेटस। Camillo Golgi, 1898, first observed densely stained reticular structure near the nucleus. Camillo Golgi ने 1898 में एक चीज को खोजा था जिस और स्टैंड किया था रेटिकुलर स्ट्रक्चर में, और उसको वो प्रेजेंट था न्यूक्लियस के अंदर, तो उन्होंने इसका नाम गोल्जी अपरेटस रख दिया। These were later named Golgi bodies and after him। और उसके बाद उनके नाम के ऊपर ही इसका नाम रखा गया गोल्जी बॉडीज। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फैट डिस्क शेप सैक और सस्टेन ऑफ 0.5 मिलीमीटर टू 1.0 मिलीमीटर इन डायमीटर। ये कंसिस्ट करता है फैट को, डिस्क लाइक शेप रहती है इसकी, और सस्टेन करता है ये मॉलिक्यूल्स को, और इसका साइज होता है 0.5 मिलीमीटर से 1.0 मिलीमीटर इन डायमीटर इसका साइज है। दीज आर स्टेक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं पैरेलल में, और वैरिड नंबर होता है इनका, मतलब इनका नंबर वैरिड होता है। सिस्टेन आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टेन प्रेजेंट होता है। द गोल्जी द गोल्जी सिस्टेन आर constantly arranged near the nucleus with distinct or convex cysts or the forming। जो गोल्जी अपरेटस में सिस्टेन का काम करता है, अरेंज रहता है वो न्यूक्लियस की तरफ, और इसमें दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप में होता है, और जो ट्रांस फेस होता है वो कॉनकेव शेप का होता है। और द मैच्योरिंग फेस द सिस इज the transphase of the organelles and entering different but interconnected। ट्रांसफेस को हम मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। और जो सिस और ट्रांसफेस होते हैं वो ऑर्गेनेलिज के अंदर काम करते हैं, और इससे हम इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं ये दोनों। द गोल्जी अपरेटस presently perform the function of packaging material to deliver either to the intracellular gadgets or secreted outside the cell। ये सेल को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, पैकेजिंग करने का काम करते हैं, और एक दूसरे और इधर से उधर डिलीवर करने का भी काम करते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। मटेरियल टू पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ वेरिकल्स फ्रॉम द ईयर फर्स्ट with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के गोल्जी अपरेटस में जाते हैं और पैक करता है उसे सिस फेस, पैकेजिंग करने का काम करता है, और फिर वो ट्रांस फेस से बाहर निकल जाता है मॉडिफाई पैकेट होके। दिस एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल Vaja Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum। क्यों गोल्जी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है? A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cysteine and Golgi apparatus before they are released from this transphase। नंबर ऑफ प्रोटीन का नंबर राइबोसोम के द्वारा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर मॉडिफाई होने के लिए गोल्गी अपरेटस में जाता है और वो मॉडिफाई होने के बाद ट्रांसफेज से बाहर निकल जाता है। गोल्गी अपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। गोल्गी अपरेटस जो है वो इम्पोर्टेंट साइट है फॉर्मेशन करने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम। These are membrane-bound vascular structure formed by the process of packaging and in the Golgi apparatus. लाइसोसोम जो है वो गोल्जी apparatus के अंदर प्रेजेंट होता है, पैकेजिंग का काम करता है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोम्स varies have been found to be very rich in most all type of the hydraulic enzyme, hydrolysis phases, proteins, carbohydrate। जो कि लाइसोसोमल वैक्यूल्स होते हैं वो वेरी रिच होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं ऑल द टाइप ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम्स के अंदर, जैसे कि प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिड पीएच, और ये सिर्फ जब भी काम करेंगे जब एसिडिक एसिडिक वैल्यू होगा पीएच, मतलब जब लाइसोसोम गोल्गी अपरेटस में जब भी काम कर पाएंगे जब उसका एक्टिव होने का काम होगा एसिडिक पीएच। जब तक एसिडिक पीएच नहीं होगा तब तक लाइसोसोम एक्टिव नहीं होंगे। दिस एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये एंजाइम कैपेबल होते हैं डाइजेस्टिंग करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड को। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। The vacuole is the membrane-bound space from the cytoplasm. Vacuole साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है इसकी। इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सट्रेरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ये कंटेन करता है वाटर को, सैप को और एक्सट्रेरी प्रोडक्ट को और दूसरे मटेरियल को जो कि सेल के लिए हार्मफुल है, यूजफुल नहीं है। The vacuole is bound by a single membrane called टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल्स है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड से मिलकर बना होता है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो वैक्यूल्स होता है प्लांट के अंदर वो 90% तक की स्पेस घेर लेता है, वॉल्यूम को घेर लेता है सेल के अंदर। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। प्लांट के अंदर टोनोप्लास्ट आयंस के नंबर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और वैक्यूल्स के अंदर भी अदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी टोनोप्लास्ट करता है कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट की मदद से। हैंस their concentration is significantly higher in vacuoles than it in cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल का कंसंट्रेशन हाई होता है। इन अमेबा द कॉन्सेंटाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मोगुलेशन एंड सिक्रेशन। अमोबा के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड वैक्यूल इम्पोर्टेंट होता है सिक्रेशन करने के लिए। इन मैनी सेल में प्रोटीन्स फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्नोफ्लिंग द फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल्स के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर में कहते हैं इसे माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर में हो गया माइटोकॉन्ड्रियन। अनलेस अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड आर नॉट इजेंटली वाइब्रर अंडर द माइक्रोस्कोप। इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख पाते हैं, इसे हम आई से नहीं देख पाते। द नंबर ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एक्टिविटी ऑन द सेल। माइक्रोकॉन्ड्रिया का नंबर पर सेल के अंदर वेरिएबल डिपेंडिंग होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर सेल के अंदर। टर्म ऑफ shape and size also
considerable degree of variability is observed, typically used to. It is uses shaped on cylindrical having a diameter of 0.2 to 1.0 mm, average 0.5 mm, in length 1 to 4.1 mm। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया का साइज होता है वो टिपिकली साइज होता है उसका सिलेंड्रिकल शेप का होता है और उसका साइज होता है 0.2 से 1.0 मिलीमीटर। इसका एवरेज साइज होता है 0.5 मिलीमीटर इन लेंथ में। 1.0 से 1.4.1 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। ईच माइक्रोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हर एक माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास डबल बाउंड स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का, with the outer membrane and the inner membrane dividing in its lumen directly into aqueous compartment। इनके पास aqueous compartment होते हैं दो, जो कि that is the outer compartment and inner compartment, जो कि होते हैं outer compartment और inner compartment। The inner compartment is filled with dense homogeneous substance called the matrix। जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर होमोजेनियस कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है, उस होमोजेनियस सब्सटेंस को हम कहते हैं मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन फ्रॉम द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेलीज। आउटर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज को कवरिंग करने का काम करता है। द इनर मेम्ब्रेन फ्रॉम ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द सिस्टेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है और उसे हम कहते हैं सिस्टेन। टूवर्ड्स द मैट्रिक्स की ओर द सिस्टेन इंक्रीज द सरफेस एरिया। सिस्टेन जो रहता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइक्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन। दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेसिफिक एंजाइम को प्रेजेंट करता है, माइक्रोकॉन्ड्रियल के फंक्शन को भी बनाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइक्रोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन को भी काम करता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी एनर्जी को भी रिलीज करता है सेल के अंदर। एंड हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो प्रोसेस ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। और इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर 70s वाला। एंड द कंपोनेंट रिक्वायरमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड इन बाय फंक्शन फ्यूजन। वो माइक्रोकॉन्ड्रिया फ्यूजन में डिवाइडेड हो रखा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। हाँ, सारे प्लांट और यूग्लिनोइड्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर इजली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एंड दे आर लार्जर। और ये माइक्रोस्कोप के अंदर इजली देखे जा सकते हैं और बड़े होते हैं ये। दे दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। इनके अंदर कुछ पिगमेंट होता है, मतलब कुछ कलर होता है। थस थस इम्पैक्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। ये प्लांट को कलर देने का काम करता है। प्लास्टिड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्लाज्मिड प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो कि प्लास्टिड है वो 3 टाइप के फाउंड हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों को पढ़ेंगे। पहला हमारा क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करता है। एंड कंटेनोइड्स पिगमेंट विद द रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ये ये कैरोटील पिगमेंट को भी कंटेन करता है, वो जो कि फोटोसिंथेसिस को एनर्जी में बदलने का काम भी करता है। इन द क्रोमोप्लास्ट फैक्ट सॉल्यूशन कार्गोटोन पिगमेंट लाइक कार्गोटेन एक्सोटोफिल्स एंड अदर प्लांट प्रेजेंट। जो कि क्रोमोप्लास्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्गोसाइट्स और एक्सेड और एक्सोनोफिल्स। ये दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। दिस गिव पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो ऑरेंज और रेड कलर। ये प्लांट में येलो ऑरेंज और रेड कलर देने का काम करते हैं। क्रोमोप्लास्ट द ल्यूमोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिक। इसके अंदर कोई कलर प्लास्टिक नहीं होता, और वेरिड शेप इन साइज, और इनका कोई फिक्स्ड साइज और शेप नहीं होती। विद स्टोर न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं अपने अंदर। ल्यूकोप्लास्ट एमिलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। एमिलोप्लास्ट जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। पोटैटो पोटैटो एनालोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट वेरीज। जो पोटैटो के अंदर होता है वो इलेनोप्लास्ट होता है, जो कि ऑयल और फैट को वेरीज करता है। द एलोरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, और एलोरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है। Majority of the chloroplast of the green plant are found in mesophyll cells and leaf। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है और मेसोफिल्स लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। दीज आर लेंस शेप ओवल स्फेरिकल डाइकोइड और even ribbon like organelles having variable length 5 to 10 millimeter and width for 2 to 4 millimeter। इसकी शेप होती है लेंस लाइक शेप होती है, ओवल स्फेरिकल और डाइकोइड इवन रेबन लाइक शेप होती है ऑर्गेनेलिस की, और इसकी लेंथ होती है 5 to 10 millimeter और विड्थ होती है 2 to 4 millimeter। देयर नंबर वेरीज, इनका नंबर फिक्स नहीं है। फ्रॉम 1% ऑफ द क्लोमाइडोमोनास के अंदर 1% सेल प्रेजेंट होती है। ए ग्रीन एल्गी, एक ग्रीन एल्गी के अंदर 20 से 40 पर सेल इन मीसोफिल्स। मीसोफिल्स के अंदर 20 से 40% सेल प्रेजेंट होती है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जो क्लोरोप्लास्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू and inner chloroplast membrane are respectively less permeable। जो कि दो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो लेस परमेबल है, मतलब उसमें कम मॉलिक्यूल्स आना जाना कर सकते हैं। द शेप द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्टोमा। जो स्पेस है लिमिटेड है वो इनर मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट के, उसे हम कहते हैं स्टोमा। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स सैक कॉल्ड द थैलेकॉइड्स। और ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर है इनकी, कॉइन जैसी, एक के ऊपर एक अटैच है, इसे हम कहते हैं थैलेकॉइड्स। आर प्रेजेंट इन स्टोमा, जो कि स्टोमा के अंदर प्रेजेंट है। स्टोमा ये होगी ग्रीन ग्रीन, ये स्टोमा प्रेजेंट है, ये स्टोमा प्रेजेंट है, और ये थैलेकॉइड्स प्रेजेंट है। कॉइन जैसे एक के ऊपर एक रखे हैं। Thylakoid are arranged in stacks like the pins of coin called grana। जो कि कॉइन के जैसे एक के ऊपर एक लगे हैं उसे हम ग्रेना कहते हैं। और द इंटरनल थैलाकोइड्स, और इंटरनल थैलाकोइड्स के अंदर रहते हैं वो। इन एडिशन देयर आर फैट मेम्ब्रेन्स ट्यूबल्स लाइक
कॉल्ड स्ट्रोमा लिमिले, और जो इनके बीच में अटैच हो रहे हैं थैलाकोइड्स और ग्रेना के बीच में जो अटैचमेंट होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लिमिले, कनेक्टिंग द थैलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, जो थैलाकोइड्स को अलग अलग ग्रेना से कनेक्ट कर रहा है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड्स इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड द लूमिले, और जो इनके बीच का जो स्पेस बच रहा है उसे हम कहेंगे लूमिले। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है वो एंजाइम को कंटेन करता है, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बनाने का काम करता है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, और उसके अंदर सर्कुलर स्मॉल डबल बाउंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलाकोइड, थैलाकोइड्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल 70s देन द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम 80s, जो राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट में वो 70s होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड डेंस पार्टिकल बाय गॉर्गी पैरेडे इन 1953। जो राइबोसोम है वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बाई गॉर्गी पैरेडे के द्वारा 1953 में। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, इसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड प्रोटीन आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और प्रोटीन प्रेजेंट होता है बिना किसी मेम्ब्रेन के सराउंडेड, इसके ऊपर किसी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s while the प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसके अंदर 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ईच राइबोसोम हैज़ टू सब यूनिट, हर एक राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट होती है, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, जो कि लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होती है। The two subunits of 80s ribosome as 60s ribosome and 40s ribosome, जो सब यूनिट होगी 80s तो उसके अंदर होगा 70s और 40s राइबोसोम, while that of 70s राइबोसोम आर 50s and 30s, और जो 70s राइबोसोम होगा उसके अंदर 50s और 30s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये सब यूनिट है दोनों। हैंस एस सेट बैग्स यूनिट, एस का मतलब है यहाँ पर सेट बैग्स यूनिट, स्टैंड फॉर द सेडिमिनेशन कोफिशिएंट, जिसका मतलब है स्टैंड फॉर द सेडिमिनेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है ये एक। इट इज इट इज इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ये साइज को मेजर करके बताता है एस। बोथ 70s and 80s राइबोसोम आर composed of two subunits, 70s और 80s राइबोसोम दोनों सब यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन, एन एरोबिक नेटवर्क ऑफ filamentous proteinous structure containing of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। एक फिलामेंटस प्रोटेनियस स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, और वो कंटेन करता है माइक्रोट्यूबल्स को, माइक्रोफिलामेंट को और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को, और ये तीनों के तीनों साइटोप्लाज्म के अंदर कलेक्ट होते हैं, और साइटोप्लाज्म कलेक्ट होता है साइटोस्केलेटन के अंदर। द साइटोस्केलेटन इज ए सेल और इन्वॉल्व्ड एंड in many functions such as medical support, motility, maintenance of cell of the cell. Cytoskeleton
साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व करता है फंक्शन को, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है साइटोस्केलेटन, मोटिलिटी चलने का काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ द सेल और मेंटेनेंस, शेप शेप और मेंटेनेंस का भी काम देता है साइटोस्केलेटन सेल के अंदर। ये रहा साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजेला। Cilia and flagella are hair-like outwards of the cell membrane. Cilia और flagella hair-like स्ट्रक्चर के होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। Cilia are small structure. Cilia की स्ट्रक्चर स्मॉल है, which work in areas causing the movement of either of the cell of surrounding fluid. Cilia का काम होता है मूवमेंट करते हुए फ्लैजेला के साथ फूड को कैप्चर करने का भी काम करता है वाटर के अंदर, फ्लूइड के अंदर। फ्लैजेला आर कंपेरेटिवली लॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजेला जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो सेल को मूवमेंट करने का काम करता है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो प्रोसेस flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है वो चलने का काम करता है, लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजेला से अलग रहता है, वो अलग दिखाई देता है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजेलम शो डैट। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सीलिया फ्लैजेला की स्टडी की गई वो यह दिखाती है दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं फ्लैजेला और सीलिया दोनों। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम, और इसका जो कोर होता है वो एक्सोनिम होता है। प्रोसेस ए नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। माइक्रोट्यूबल्स पैरेलली अरेंज होते हैं लॉन्ग एक्सिस में। द एनियोजिम यूजली हैज नाइन डबलेट ऑफ रेडिकल अरेंज टू पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स। जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं वो डबल नाइन नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये है माइक्रोट्यूबल्स और ये 9 प्रेजेंट है डबल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रेजेंट है राउंडेड फॉर्म में माइक्रोट्यूबल्स। एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रोइड्स सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल्स, और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर में। सच एज अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबल्स इज रेफर्ड टू एज द 9+2 एरे। और जो माइक्रोट्यूबल्स अरेंज होते हैं ये दो, नाइन नाइन तो इनके नंबर होते हैं, ये 2 अरेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं 9+2 एरे। द सेंट्रल ट्यूबल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल सीथ। और ये जो दो और ये जो दो माइक्रोट्यूबल्स है ये कनेक्ट है एक कवर से, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सीथ। ये रेड रेड वाली दिख रही है कवर है, सेंट्रल सीथ कहते हैं इसको हम। which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke, जो कि कनेक्ट होता है माइक्रोट्यूबल्स जो कि माइक्रोट्यूबल से कनेक्ट होता है रेडियल स्पोक की फॉर्म में। thus there are 9 radial spoke, ये 9 radial होते हैं, हमने गिन लिया 9। the peripheral doublets are also interconnected by linked, और ये कनेक्ट रहते हैं माइक्रोट्यूबल्स। बोथ आर सीलियम एंड फ्लैजेलम emerged from centroid like structure called the basal body। जो कि सीलिया और फ्लैजेला होते हैं वो सेल से कनेक्ट होते हैं बेसल बॉडी की मदद से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइड्स। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल
usually containing two centrical structure called centroids। जो सेंट्रोसोम होता है वो ऑर्गेनली यूजुअली कनेक्टेड होता है सेंट्रिकल स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं सेंट्रोइड्स। दे आर सराउंडेड बाई अमोरफोर्स पेरिटोनिकल मटेरियल जो कि ये सराउंडेड होता है पेरिटोनिकल मटेरियल से। बोथ द सेंट्रोइड्स इन ए centrosome lie perpendicular to each other, in which each has a organization like the cartwheel। इसकी जो शेप होती है सेंट्रोसोम की वो कार्ट व्हील के जैसे होती है, जैसे कार्ट की व्हील होती है ना, ऐसी इसकी शेप भी एकदम वैसी ही होती है सेंट्रोसोम की। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवन शेप। ये 9 इवन शेप से मिलकर बने होते हैं पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ ट्यूबुल प्रोटीन। और इसके ऊपर पेरिफेरल फाइबर और ट्यूबुलिन प्रोटीन भी होता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइबर इज ए ट्रिपिड। जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं वो ट्रिपिड होते हैं। एंड एडसेंस ट्रिपिड ऑल्सो लिंक। और ये जो पेरिफेरल ट्रिपिड होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पेरिफेक्सोमिल रिग्ड region of the centroids is also proteinous called as hub। जो सेंट्रोइड्स के सेंटर का प्रॉक्सिमल रीजन का पार्ट होता है जैसे कि ये है, तो ये जो रीजन है इसको हम कहेंगे हुब। इस चीज को हम कहेंगे हुब। ये सेंटर पार्ट प्रॉक्सिमली रीजन का सेंट्रल का पार्ट, इसे हुब कहेंगे। विच इज कनेक्टेड विद ट्यूबल्स, जो कि ट्यूबल्स से कनेक्ट होता है। ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपिड बाई रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन। और जो इसके आसपास लाइन होती है ये वाली वो प्रोटीन से बनी हुई होती है और स्पोक कहते हैं उस चीज को हम। द सेंट्रोइड्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीला एंड फ्लैजेला। जो सेंट्रोइड होता है वो बेसल बॉडी सीला और फ्लैजेला से कनेक्ट होता है। एंड स्पाइरल फाइबर्स दैट गिव रिग्ड रीच टू स्पाइरल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। स्पाइरल फाइबर जो कि स्प्रेडल रिग्ड होता है वो सेल डिवीजन का काम करता है एनिमल सेल के अंदर। और नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। और नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेलिज was first discovered by Robert Brown as easily in 1831। न्यूक्लियस जो कि ऑर्गेनेलिज है सेल के अंदर वो फर्स्ट डिस्कवर की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इन 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजी गई थी 1831 में। और इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियर stand by basic dye was given the name chromatin by Fleming। बाद में इसके ऊपर स्टेन लगाई गई स्टेन बेसिक डाई। ये एक बेसिक डाई है स्टेन। और उसको बाद उसको क्रोमेटिन करने के बाद उसका नाम दिया न्यूक्लियस। द इंटरस्पेस इंक्लूडिंग ऑफ सेल विद व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। जब ये डिवाइडिंग नहीं हुआ न्यूक्लियस के अंदर इंटर स्पेस हैज हाइडली एक्सटेंड एंड इलेबरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। इंटर स्पेस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एक सब्सटेंस जिसका नाम है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स और उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, जो कि न्यूक्लियर
न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोई। और न्यूक्लियस के अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक से ज़्यादा अधिक स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसका हम कहते हैं न्यूक्लियोई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हैज रिवेल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ने दिखाया दैट द न्यूक्लियर एनवलप को which consists of two parallel membrane which with a space between 10 to 5 10 to 50 nanometer called the पेरिन्यूक्लियर स्पेस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमें दिखाया कि न्यूक्लियर एनवलप भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के ऊपर, जो कि टू पैरेलल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है और उनके बीच में स्पेस होता है 10 से लेकर 50 नैनोमीटर का, जिसका नाम होता है पेरिन्यूक्लियर स्पेस। फ्रॉम ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द क्रोमोप्लास्ट साइटोप्लाज्म। जो बैरियर प्रेजेंट होता है मटेरियल और न्यूक्लियस के बीच में, उसके बीच में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म नाम का एक सब्सटेंस मैट्रिक्स। द आउटर membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also beari- bears ribosome on it। और आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। At a number of space, the nuclear envelope is inter intertrude by minute pods, जो कि नंबर होता है न्यूक्लियर एनवलप का, वो मिनट पोर्स में बदल जाता है। विच आर formed by the fusion of its two membrane, और उसके ऊपर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। These nuclear pods are the passage through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। इस न्यूक्लियर पोर्स के अंदर आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियर पर सेल। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, ये एक सेल से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई भी ऑब्जर्व की गई है। कैन यू रिकोलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज डैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियर पर सेल। क्या आप बता सकते हो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है? सम मैच्योर सेल इवन लेक न्यूक्लियस। सारी मैच्योरिंग सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डैट इज यूरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स एंड स्लेव्स ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट। सारे एर्थ्रोसाइट्स के अंदर, मैमल्स के अंदर एक ही सेल्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर भी। वुड यू कंसीडर दिस सेल्स एज लिविंग? वुड यू कंसीडर दिस सेल्स एज लिविंग? क्या आप यह बता सकते हो कि ये सेल्स लिविंग है? द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन। जो कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स के न्यूट्रोमैट्रिक्स होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वो कंटेन करता है न्यूक्लियस को और क्रोमैटिन को। द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस The content of nucleus is continuous with the rest of the
न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस के अंदर लगातार न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इट इज ए साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस, और ये सिंथेसिस का काम करता है राइबोसोम का, आरएनए का। लार्जर एंड मोर न्यूक्लियस larger and more numerous nuclei are present in cell activity carried out protein synthesis। लार्जर नंबर में न्यूक्लियस न्यूक्लियोई को एक्टिव करता है और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। You may recall that the interface of nuclei has a loose and indistinct network of nephron fibers called chromatin। आप सोच रहे होंगे कि जो इंटरफेस होता है न्यूक्लियस का वो लूज रहता है, मतलब ढीला रहता है, और जो नेटवर्क होता है न्यूक्लियोफिलडोन फाइबर्स का, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। बोथ ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ लिविंग सेल डिफ्यूजन सेल स्टोर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। इन प्लांट ऑफ इन प्लांट ऑफ द न्यूक्लियस, प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर भी, और एनिमल्स के न्यूक्लियस के अंदर भी। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टाइन्स। क्रोमेटिन डीएनए को कंटेन करता है और कुछ प्रोटीन को भी कंटेन करता है जिसका नाम होता है हिस्टेन्स। सम नॉन हिस्टेन्स प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए, और कुछ नॉन हिस्टेन प्रोटीन और आरएनए को भी कंटेन करता है। ए सिंगल सर्कुलर डीएनए, a single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA। जो ह्यूमन सेल्स के अंदर कम से कम 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए का एक थ्रेड होता है 2 मीटर का, वो प्रेजेंट होता है ह्यूमन सेल्स के अंदर, एक ह्यूमन सेल के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 846 23 पेयर्स क्रोमोसोम, मतलब 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक एक न्यूक्लियस के अंदर। ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, पेयर में होते हैं वो 23। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। हम पढ़ेंगे डीएनए के डिटेल में पैकेजिंग और फॉर्मेशन क्रोमोसोम की क्लास 12 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एवरी क्रोमोसोम एजेंटल हैज प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन और द सेंट्रोसोम। हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड किनेटोस किनेटोस्कोर्स। और एक डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं किनेटोस्कोर्स। ये रहे किनेटोस्कोर्स, किनेटोकोर्स, ये रहे। ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में। सेंट्रोमेर होल्स टू क्रोमेटिन्स ऑफ ए क्रोमोसोम। सेंट्रोमीटर होल्स दो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमीटर। जो पोजीशन होता है सेंट्रोमीटर का वो बेस में प्रेजेंट होता है, मतलब बीच में प्रेजेंट होता है। द सेंट्रोसोम द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जो क्रोमोसोम है वो 4 टाइप में प्रेजेंट हुए हैं, ऑब्जर्व हुए हैं, मतलब डिवाइडेड भी हुए हैं। द मेटासिंथेटिक chromosome has middle centromeres from two equal arms of the centrosome। सेंट्रोमिल अगर बीच में प्रेजेंट होगा सेंट्रोसोम के, क्रोमोसोम के, और उसके आर्म भी होंगे इक्वल, तो उसका नाम होगा मेटासिंथेटिक क्रोमोसोम।
The sub-metasynthetic chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome, resulting into the one short arm and one long arm. जब एक जब सेंट्रोमीर्स सेंटर से थोड़ा आगे चले जाएगा और उसका क्रोमोसोम का एक आर्म छोटा एक आर्म बड़ा हो जाएगा तो उसका नाम होगा सब मैट्रिक्स centroids chromosome. In case of androsynthetic chromosome, the centrosome is situated close the its end, forming one extremely short and one very long arm. जब सेंट्रोमिड्स एंड के नियर मतलब आखिरी छोर के पास पहुंच जाएगा और और क्रोमोसोम का एक आर्म बहुत छोटा और एक आर्म बहुत बड़ा हो जाएगा तो जब उस क्रोमोसोम का नाम होगा एक्रोसिंथेटिक क्रोमोसोम. टेलोसिंथेटिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल क्रोमोसोम. जो कि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है वो टर्मिनल क्रोमोसोम होता है. टाइम ए फ्यू क्रोमोसोम हैज नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी concentration at a location at a content location. कुछ क्रोमोसोम नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी होता है मतलब कि वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, अटैचमेंट उनमें कम होती है और वो चल भी नहीं पाते अच्छे से. दिस gives the appearance of a small filament called satellite. और उनके जब उनके ऊपर एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाती है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट, और वह उन्हें चलने में भी मदद करता है, मूवमेंट में भी मदद करता है और जॉइंट होने में भी मदद करता है. हमारा आखिरी टॉपिक है माइक्रो बॉडीज. हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है माइक्रो बॉडीज. Many membrane bound minutes vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cells. जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोबॉडीज, और ये कंटेन करते हैं मतलब ये कैरी करते हैं एंजाइम को, और ये प्रेजेंट होते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में, मतलब कि प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. तो हमारा चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा वीडियो में देखने के लिए ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.